यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। ओके, आज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हम समझेंगे। आपको पता है कि डिडक्शन सेक्शन 24 में दो डिडक्शन मिलेगा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन तुम्हें 30% मिलेगा एक्सपेंडिचर के लिए। इसका मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर का और डिडक्शन नहीं मिलेगा, 30% फ्लैट मिलेगा। फिर अगर एन भी नेगेटिव या जीरो होता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोड कैपिटल। ठीक है, देखो अगर लोन ले रखे हो, अगर लोन ले रखे हो फॉर द पर्पज ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन, रिपेयरिंग, एक्सटेंशन, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन, देन interest on loan will be allowed as deduction on accrual basis। accrual basis का मतलब अगर ड्यू हो जाएगा तो डिडक्शन मिलेगा, पेमेंट इरेलेवेंट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक होता है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका मतलब पहले समझना पड़ेगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और द डे ऑफ बोरोइंग व्हिच एवर इज लेटर। मतलब जिस दिन कमेंसमेंट शुरू हुआ या जिस दिन लोन टेकन, व्हिच एवर इज लेटर। मतलब पहले अगर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है बाद में लोन लेते हो तो जिस दिन लोन लेते हो उस दिन से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा। पहले अगर लोन लेते हो लेकिन बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू होता है उस दिन से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और द डे ऑफ बोरोइंग व्हिच एवर इज लेटर एंड एंडिंग ऑन, ये इंपॉर्टेंट, किस दिन खत्म होगा वो इंपॉर्टेंट, एंडिंग ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस ईयर में, ध्यान से समझो, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च। इसका मतलब मान लो इस ईयर में कंप्लीशन खत्म हो रहा है, इस ईयर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, इस ईयर का इमीडिएटली 31 मार्च। अच्छा सर, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। देखो, एक्स हैज टेकन ए लोन ऑन 1/4/98, 1 अप्रैल 98 को एक्स लोन लिया। तो डेट ऑफ लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 जून 2000। डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट व्हिच एवर इज लेटर, लेटर डेट आ रहा है 1 जून 2000। तो 1 जून 2000 से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 17 अगस्त 2011।
In such cases, pre-construction period will be a period starting from 1st June 2000 ending on 31st March 2011। कैसे देखो, ये जो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा इसका मतलब प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर तो नहीं होगा। हाँ, अब देखो ये 2011, हाँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 17 अगस्त 2011। हाँ, इलेवन 12 ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो इस ईयर में, सॉरी, इस ईयर का जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, तो 31 मार्च 2011 होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लास्ट डेट। अब देखो डेट ऑफ लोन 1 मतलब 1 अप्रैल 98, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1st 6 2000, 1 जून 2000। इस डेट में लेटर डेट कौन सा? 1 जून 2000। तो 1 जून 2000 से शुरू होगा। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा। हाँ, इसके आगे जो पीरियड रहेगा वो होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। बोलो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड समझ में आया? हाँ, अब ट्रीटमेंट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड टू द एक्सटेंट इट इज अलाउड एज डिडक्शन, मतलब जितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब जितना डिडक्शन मिलेगा। तो तुम सिंपली समझो कि इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल बी क्लेम्ड as deduction over a period of 25 continuous year in equal installment commencing from the year of completion of construction। सर मतलब समझो, देखो यहां से यहां तक हुआ तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बोलो यस और नो? हाँ, मान लो कि ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट बनता है 2 लाख। अब ये 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2 लाख डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40,000। हर साल 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का हर साल 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। कब से शुरू होगा? जिस ईयर में कंप्लीशन हुआ। तो कंप्लीशन इस ईयर में हुआ,
यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 साल में, इधर 40,000 मिलेगा, इधर 40,000, यहाँ पे 40 40 40। मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट पहले टोटलिंग होगा, टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। शुरू हो गया कब से? जिस ईयर में कंप्लीशन हुआ। ठीक है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब देखो, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कब शुरू होगा? जब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन व्हिच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड एंड कंटिन्यूज अंटिल द लोन इज रिपेड। जहां तक लोन रिपेड नहीं होगा तब तक पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड चलेगा। हाँ, लोन रिपेड हो जाने के बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जिस ईयर का जितना इंटरेस्ट उतना डिडक्शन मिलेगा। करेंट ईयर, मान लो कि करेंट ईयर में तुम्हारा 80,000 का इंटरेस्ट हो रहा है तो 80,000 डिडक्शन मिलेगा। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इट कैन बी फुल्ली क्लेम्ड as a deduction in the respective year. In the given example, post construction period will start from 1st April 2011. हाँ, मैंने बताया था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा 31 मार्च 2011 को, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा 1 अप्रैल 2011 को। Other points, interest on borrowed capital is allowed on accrual basis even if the books of accounts are kept on cash basis. तो इंटरेस्ट ऑन borrowed capital तुम्हें accrual basis में डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन which is taken to repay the original loan shall be allowed as deduction. मान लो पहले एक लोन लिया था, उसको पेमेंट करने के लिए और एक लोन ले लिया, तो जो सेकेंड लोन का इंटरेस्ट भी मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन टेकन फॉर interest on new loan taken for paying outstanding interest on old loan is not deductible। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अमाउंट पेड एज ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान से समझो। मान लो मैंने पहले लोन लिया था 10 लाख, ये 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट डिडक्शन तभी मिलेगा अगर ये 10 लाख जो स्पेसिफाइड पर्पस था, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, हाँ, उसके लिए अगर लोन लोगे तो डिडक्शन मिलेगा, तो इसका डिडक्शन मिलेगा। अब मैं न्यू लोन ले रहा हूं, ये लोन रीपेमेंट करने के लिए, तो न्यू लोन का इंटरेस्ट भी डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड लोन तो खत्म हो जाएगा ना। हाँ, और एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल, मान लो ओल्ड लोन 10 लाख था, इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2 लाख हो गया था। अब मैं न्यू लोन ले रहा हूं ये इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, तो ये न्यू लोन का इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर न्यू लोन लोगे ओल्ड लोन पेमेंट करने के लिए तो डिडक्शन मिलेगा, अगर न्यू लोन लोगे ओल्ड लोन का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अमाउंट पेड एज ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अगर म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करने के लिए लोन लोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट
Any interest chargeable under this act which is payable outside India is not allowed as deduction if on such interest tax has not been deducted at source and paid as per the provision of chapter XBIIB, and in respect of such interest there is no person in India who may be treated as agent. देखो अगर लोन लेते हो आउटसाइड इंडिया तो इंटरेस्ट किसको दोगे? पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो उसका डिडक्शन मिलेगा अगर टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर टीडीएस काटोगे फिर गवर्नमेंट को पे करोगे तो वो इंटरेस्ट के ऊपर तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। अगर टीडीएस नहीं काटोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन 10 रीड करो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन illustration 10 following information are provided by an assessee for his house properties for computing interest on loan allowed under section 24B. Interest on loan taken for repair of house property 1, 2, 3, 4, 5. Interest on loan taken for purchasing house property 50% paid. Interest on new loan taken for repaying old loan which was taken for purchasing house property. Interest on loan taken for payment of interest on earlier loan, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, इसका नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय मॉर्गेजिंग हाउस प्रॉपर्टी 3 फॉर बिजनेस पर्पज। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी 1 पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, नहीं मिलेगा। आउटसाइड इंडिया को अगर इंटरेस्ट दे रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2 payable outside India on which TDS has not been deducted and no payment yet been made. Interest on loan on mortgaging house property 1 for renovation of house property 2. बोलो देखो कब डिडक्शन मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कितना डिडक्शन मिलेगा? बोलो। फर्स्ट केस, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, अगर लोन लोगे रिपेयर परचेज रिनोवेशन एक्सेट्रा 7 रीजन था तो डिडक्शन मिलेगा। केस 1, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर, डिडक्शन मिलेगा अलाउड। कितना इंटरेस्ट? प्रॉपर्टी 1 के लिए 20,000, प्रॉपर्टी 2 के लिए 30,000, 10,000, 15,000, 25,000। ये रुपीज इन 1000 दिया हुआ है। 20, 30, 10, 15, 25। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेजिंग हाउस प्रॉपर्टी, interest on loan taken for purchasing house property 50% paid। मिलेगा एक्यूरल बेसिस में। नोट 1, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड ऑन एक्यूरल बेसिस। देखो हाउस प्रॉपर्टी 1 का इंटरेस्ट 20,000 लेकिन इंटरेस्ट 10,000 पेमेंट हुआ है, लेकिन 20,000 का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि एक्यूरल बेसिस। जितना ड्यू होगा उतना मिलेगा, जितना पेमेंट होगा उतना नहीं। तो मिलेगा 20, 25,
30, 17, 18, 20, 25, 30, 17, 18. केस सी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रीपेइंग ओल्ड लोन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा कितना? सी केस 10, 12, 13, 14, 16, 10, 12, 13, 14, 16. केस 4, पॉइंट नंबर डी, interest on loan taken for payment of interest on earlier loan. No, लोन टेकन टू पे इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए अगर लोन लोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड. म्युनिसिपैलिटी टैक्स के लिए पेमेंट करने के लिए अगर लोन लोगे तो नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय मॉर्गेजिंग हाउस 43 फॉर बिजनेस पर्पज नहीं मिलेगा. नोट 2 रीड करो. द पर्पज ऑफ अ लोन मस्ट बी रिपेयर, रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी. बिजनेस के लिए अगर लोन लोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. जी, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 41 पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस. बेटा अगर आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, तो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 42, interest on loan for reconstruction of a house 42 payable outside India on which TDS has not been deducted, चलो नहीं मिलेगा. interest on loan on mortgage of house 41 for renovation of house 42. देखो हाउस 1 को मॉर्गेज रखा, लोन लिया, लोन यूज किया रिनोवेशन ऑफ हाउस 2, तो हाउस 2 को डिडक्शन मिलेगा, तो हाउस 2 को मिलेगा 10,000. इलुस्ट्रेशन 11, इलुस्ट्रेशन 11 रीड करो. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन allowed for assessment year 16-17 to 21-22 from the following information. Loan was taken on 1st January 2012, rupees 5 lakh at the rate of 12% per annum. Construction commenced on 1st August 2012. Construction completed on 31st March 2017. Repayment made as under 1st अप्रैल 2013 को 1 लाख रिपेमेंट हुआ है, 1st अप्रैल 2016 1 लाख, 1st अप्रैल 2019 1 लाख, 1st जुलाई 2020 1 लाख. देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 to 21-22. 16-17 to 21-22. ओके, हाँ चलो कोई बात नहीं. एक बार एनालिसिस देखो. लोन टेकन वन 12, लेकिन कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड 1 अगस्त 12, तो 1 अगस्त 12 से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा.
क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होता है डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ कमेंसमेंट व्हिच एवर इज लेटर, डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हिच इज लेटर। तो 1 अगस्त 2012 से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 17। देखो 31 मार्च 17 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। 16-17 ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च, तो 31 मार्च 17 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब 16-17 ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो 16-17 से पहले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, तो 31 मार्च 16, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 अगस्त 2012 से लेकर 1 अगस्त 2012 से लेकर 31 मार्च 2016। हाँ, बच्चे लोग इधर ही गलती करते हैं कि 31 मार्च 2017 ले लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा 1 अगस्त 2012 से, लेकिन खत्म होगा 31 मार्च 2016। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो यस और नो? यस सर। देखो, सिंस कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 2012, hence pre-construction period starts from 1 August 2012, and since construction completed on 31st March 17, hence pre-construction period ends on 31st. पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 16 से। जिस 31 मार्च में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होता है उसके बाद जो 1 अप्रैल आता है वहीं से पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होता है। ओके, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च 16, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना इंटरेस्ट बनेगा वो 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 में डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो 16, 17 में कितना डिडक्शन मिलेगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का 1/5 प्लस 16, 17 का इंटरेस्ट। 17, 18 में कितना डिडक्शन मिलेगा? प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 प्लस 17, 18 का, प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 प्लस 17, 18, प्री कंस्ट्रक्शन 1/5 प्लस 18, 19 एक्सेट्रा। देखो, फ्रॉम द ईयर 16, 17 इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 2012, मतलब 12-13 से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट शुरू होगा, कैलकुलेशन होगा। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट
12-13 कितना लोन लिए थे सर? 5 लाख। 12%, तो 5 लाख का 8 मंथ, क्योंकि अगस्त से शुरू हुआ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3, 3, 6, 8। तो 5 लाख इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 8 कम्स टू 40,000। तो 12-13 का इंटरेस्ट 40,000। 12-13, 13-14 1 लाख का रीपेमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2013 में। तो 5 लाख से आउटस्टैंडिंग था, 1 लाख रीपेमेंट हो गया, अब 14 लाख से आउटस्टैंडिंग, सॉरी 4 लाख। तो 4 लाख 12 मंथ 48,000। 14-15 में 4 लाख 12 मंथ 48,000। 15-16 4 लाख 12 मंथ 48,000। नेक्स्ट रीपेमेंट 16 में हुआ है, मतलब 16-17 में। तो 15-16 तक चलेगा प्री कंस्ट्रक्शन। तो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बनता है 1,84,000। टोटल इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज रुपीज 1,84,000 which shall be allowed in 5 equal installment। तो हर साल 36,800 कैसे आया सर? 1,84,000 डिवाइड बाई 5, 36,800। ये 1/5 कब से डिडक्शन मिलेगा? 16-17 से। तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, ये 5 साल में मिलेगा। अब 16-17 में फिफ्टीन सॉरी 16-17 के लिए डिडक्शन मिलेगा। तो 16-17 में जो डिडक्शन मिलेगा, क्या 16-17 असेसमेंट ईयर या 16-17 प्रीवियस ईयर? सर प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर में थोड़ी ना मिलता है, प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेशन होता है। तो जो मैंने जो बोला कि 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, ये प्रीवियस ईयर, नॉट असेसमेंट ईयर। तो देखो प्रीवियस ईयर 16-17, तो ऑब्वियसली उसका असेसमेंट ईयर बनता है 17-18। तो जो डिडक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर के लिए मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर 16-17 में प्री कंस्ट्रक्शन का तो 36,800, प्री कंस्ट्रक्शन का 36,800। अब देखना पड़ेगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन का कितना। $4 लाख का आउटस्टैंडिंग था, पेमेंट हुआ है 1 लाख, तो -1 लाख। अब 3 लाख का 12%, 36,000। तो प्री कंस्ट्रक्शन का 36,800, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का 36,000, तो टोटल 72,800। प्रीवियस ईयर 17-18 प्री कंस्ट्रक्शन का 36,800, कुछ भी रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब करेंट ईयर का 36,000, 72,800।
1819 में प्री कंस्ट्रक्शन का 36,800, पोस्ट का 36,000, 72,800। 1920 प्री कंस्ट्रक्शन 36,800, लेकिन रिपेमेंट हुआ है, चेक करो रिपेमेंट 1 लाख हुआ है, तो 3 लाख माइनस 1 लाख इंटू 12%, 24,000 का डिडक्शन मिलेगा। 24,000 का डिडक्शन मिलेगा, 60,800। 2021 36,800, अब फिर से रिपेमेंट हुआ है 1 लाख, तो 2 लाख इंटू 12% नहीं 1 लाख। अच्छा, ये रीपेमेंट 1/7/2020 में हुआ है, इसका मतलब 2 लाख आउटस्टैंडिंग था, रीपेमेंट हुआ है 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने के लिए 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट, बाकी जुलाई से 9 मंथ के ऊपर 1 लाख के इंटरेस्ट, तो 2 लाख इंटू 12% इंटू 3/12 6,000, 1 लाख इंटू 12% इंटू 9/12 9,000, तो टोटल हो रहा है 15,000, 51,800। Illustration 12, Mr. Rajesh own 2 house property, both of which are let out. Compute his income from the following details. House 1, House 2, municipal value, fair rent, standard rent, actual rent receivable, unrealized rent of current year, municipal tax, fire insurance, repair, interest on loan for construction. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर खुद निकालोगे, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, कोई चीज हायर, स्टैंडर्ड रेंट, कोई चीज लोअर, ये होगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट 1,01,80 हुई चीज हायर, तो 1 लाख, सॉरी 2 लाख, ये होगा जीबी। अच्छा, एक्चुअल रेंट से माइनस होगा, सॉरी एक्चुअल रेंट से माइनस होगा अनरियलाइज्ड रेंट, तो 92 1,80,000 से 2,000 माइनस होगा 1,78,000, तो 92,000 प्रॉपर्टी 1 का जीबी, प्रॉपर्टी 2 का जीबी 2 लाख, माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स एनएवी, उसका 30% माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। ओके, इलस्ट्रेशन 13, Mr. Pandey, owner of the house, owner of 3 house in Chennai, furnished the following information. Compute his income from house property for the assessment year 21-22.
हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड। बेटा मैक्सिमम 2 हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकते हो, जो रिमेनिंग एक हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है उसको हम डीम्ड लेट आउट समझेंगे। सर किसको सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, किसको डीम्ड लेट आउट मानेंगे? बेटा ये डिपेंड करता है आरसीसी के ऊपर। आरसीसी को जहां पे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा वो उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड लेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन बेस्ट विथ आरसीसी। स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस, लोन टेकन इन प्रीवियस ईयर 17-18। देखो हमारे पास ऑप्शन है, हम हाउस 1 को डीम्ड लेट आउट मानेंगे, हाउस 2 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, किसी 2 हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकते हैं। तुम ऐसा भी कर सकते हो, हाउस 2 को डीम्ड लेट आउट, हाउस 1 एंड 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, नहीं तो हाउस 3 को डीम्ड लेट आउट, 1 एंड 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड। देखो हाउस 1 का वैल्यू बहुत कम है, हाउस 1 का वैल्यू बहुत कम है, हाउस 2 एंड हाउस 3 का वैल्यू बहुत ज्यादा। तो ये अच्छा होगा आरसीसी के लिए कि अगर हाउस 2 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, हाउस 1 को डीम्ड लेट आउट, कम टैक्स आएगा, ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसीलिए हाउस 1 डीम्ड लेट आउट, हाउस 2 एंड 3 सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। देखो हाउस 1 डीम्ड लेट आउट मतलब लेट आउट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट हायर 2,50,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,50,000 तो लोअर, एक्चुअल रेंट है ही नहीं तो 1,50,000 होगा जीबी, माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू का 10%, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी का 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन 90,000, तो टैक्सेबल अमाउंट 1,000। हाउस 2 एंड 3 सेल्फ ऑक्युपाइड, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जे भी नील होता है, म्युनिसिपल टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, एनए भी मैंने जे भी बोला, एनए भी नील होता है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नहीं मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस 2 एंड 3 का 1,70,000 प्लस 1,65,000, ये 3,35,000, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख का मिलेगा। ये पॉइंट को नोट करो, हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा डिडक्शन, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी मिलेगा। तो मैक्सिमम 2 लाख, इसका लॉस आ रहा है 2 लाख, तो टोटल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ रहा है नेगेटिव 1,99,000। लिखो एनालिसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑन
बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। प्रॉपर्टी दो प्रकार का, एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड और क्या होता है लेट आउट। लेट आउट का मतलब डीम्ड लेट आउट। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए नो सीलिंग लिमिट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना इंटरेस्ट होगा उतना डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। दैट मीन्स नो मैक्सिमम लिमिट। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए मैक्सिमम 2 लाख और 30,000। ऐसा कुछ सिचुएशन है जहां पे मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, फिर कुछ सिचुएशन है जहां पे मैक्सिमम 30,000 डिडक्शन मिलेगा। सर कब 2 लाख? देखो बेटा ये मैक्सिमम, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट इससे कम होता है तो कम अमाउंट मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट मिलेगा। अगर एक्चुअल इंटरेस्ट इससे ज्यादा होता है तो मैक्सिमम 2 लाख और 30,000 मिलेगा। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर satisfied, then 2 lakhs will be allowed as maximum। कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, नहीं तो 30,000 का। सर क्या है वो कंडीशन? नंबर 1, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 April 99। लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक एक्विजिशन। कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लोन लोगे, अगर रिपेयर के लिए लोगे तो 2 लाख का नहीं मिलेगा, 30,000 का। लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक acquisition should be completed within 5 years from the end of financial year in which loan was taken। जिस साल लोन लिए थे उसी साल से, मतलब साल का एंड से 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन को कंप्लीट करना होगा। मान लो इस ईयर में लोन लिए थे, यहां से लोन टेकन डेट से 5 साल नहीं, इस ईयर में लोन लिए थे तो इस साल का एंड से 5 साल, 1 2 3 4 5। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मैक्सिमम 2 लाख होगा, नहीं तो 30,000। इफ ऑल ऑफ द above
conditions are satisfied, then interest of maximum 2 lakhs will be allowed. If any condition not satisfied, then maximum interest of 30,000 will be allowed. अगर किसी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी टेकन फॉर परचेज, परचेज का मतलब एक्विजिशन, लोन टेकन 1718 मतलब 1 अप्रैल 1999 के बाद। हाँ, यही एज्यूम करो कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो 30,000 का डिडक्शन मिलता। ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट। बेटा पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड पार्टली लेट आउट या तो एरिया वाइज भी हो सकता है, नहीं तो टाइम वाइज भी हो सकता है, नहीं तो एरिया एज वेल एज टाइम, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। एरिया वाइज होगा। इन दिस केस ए हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। मान लो फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड, सेकंड फ्लोर लेट आउट, एरिया वाइज हो गया। ट्रीटमेंट क्या होगा? सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन एंड लेट आउट पोर्शन शैल बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट हाउस। देखो मान लो कि म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख 2 फ्लोर के लिए, तो पहला फर्स्ट फ्लोर का 2 लाख, सेकंड फ्लोर का 2 लाख, तो सारे कुछ सेग्रीगेशन हो जाएगा। हम मानेंगे फर्स्ट फ्लोर एक हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड फ्लोर और एक हाउस प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन एंड लेट आउट पोर्शन शैल बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट हाउस, यूनिट ए यूनिट बी। कॉमन वैल्यू like municipal value, fair rent, standard rent, municipal tax, interest shall be proportionately divided. Income of both house shall be computed separately. Illustration 17. Miss Paro has a house property having 2 separate residential unit. Unit A covering 40% of total area and unit B covering 60% of total area. Unit A is self-occupied by the assessee and Unit B is let out to Sri Devdas for a monthly rent of 3,000. With the following further information, compute her taxable income from house property: municipal value, fair rent, standard rate, municipal tax, interest and loan, annual charge. तो Unit A, Unit B separately calculation होगा। G भी Unit A self-occupied, सेल्फ ऑक्युपाइड का एनए भी नील होता है, लेकिन 2 का म्युनिसिपल वैल्यू ये के लिए कितना
40,000 1,00,000 का, बी के लिए 60, तो बी के लिए म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर रेंट 1,20,000 का 60% 72,000, हायर होगा 72,000, स्टैंडर्ड रेंट 2,00,000 का 60% 1,20,000, तो लोअर होगा 72,000, एक्चुअल रेंट नहीं है क्वेश्चन में, तो यूनिट बी का जीएबी 72,000 होगा, माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स, अब म्युनिसिपल टैक्स 10,000, म्युनिसिपल वैल्यू 1,00,000 का 10% 10,000, 10,000 का 40% ए के लिए 60% बी के लिए, तो बी के लिए 60% 6,000, एनुअल वैल्यू 66 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन रेसिडेंशियल के लिए नहीं मिलेगा, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए 66 का 30% 19,800, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 30,000, 60% बी के लिए मिलेगा, तो 30,000 का 60% 18,000, ये के लिए 40% मिलेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, तो इसका -12,000, इसका 20, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 16,200। तो ये था एरिया वाइज पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर टाइम वाइज पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, इन सच केसेस the house property is self occupied by the assessee for a part of the year and let out for the remaining part of the year। मान लो कि 2 महीने के लिए मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड किया, फिर उसके बाद लेट आउट किया, ट्रीटमेंट क्या होगा, इन सच केसेस assessee will not get deduction for self occupied period। इसका मतलब मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर होल ईयर, तो जिस पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड रहा उसके लिए कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, तो इन सच केस assessee will not get deduction for the self-occupied period and income will be computed as if the property is let out throughout the year। मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है ही नहीं, पूरा का पूरा साल भर लेट आउट। इन दिस रिगार्ड it is to be noted that reasonable expected rent shall be taken for the full year but actual rent shall be taken only for the let। हाँ, एक्चुअल रेंट तो हमेशा, मान लो कि लेट आउट हुआ 6 महीने के लिए, तो एक्चुअल रेंट तो 6 महीने के लिए आएगा, लेकिन बाकी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेट, स्टैंडर्ड रेट ये फुल ईयर के लिए कंसीडर होगा। जैसे कि एरिया वाइज में प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन हुआ था, ऐसे नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 18, मिस्टर राणा यूज हिज हाउस प्रॉपर्टी for self-occupied occupation till 1st August 2020 and let out the same for remaining period for 6,000 per month। 1st August मतलब 1st August तक, 1st August के बाद, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक्सेट्रा, जनवरी, फरवरी, मार्च ये लेट आउट। कंप्यूट his income from house property from the following details: municipal value, fair rent, standard rate, municipal tax, interest on loan। देखो, एट मंथ लेट आउट हुआ है, फिर भी होल ईयर के लिए हम मानेंगे कि ये लेट आउट। म्युनिसिपल वैल्यू पूरा फुल वैल्यू लिया जाएगा 1,00,000, फेयर रेंट तो व्हिच एवर इज हायर 1,00,000, स्टैंडर्ड रेंट व्हिच इज लोअर तो एक्सपेक्टेड रेट 96। अब एक्चुअल रेंट होगा 6,000 इंटू 8, एक्चुअल रेंट होगा 6,000 इंटू 8 48,000, तो जीए भी होगा हायर 96
माइनस म्युनिसिपल वैल्यू, सॉरी म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, डिडक्शन मिलेगा 30% एनएवी का, इंटरेस्ट ऑन लोन 46,000 इनकम। केस 3 एरिया as well as टाइम वाइज डिवीजन। इसमें दो सिचुएशन का मर्ज हो जाएगा, मर्जर ऑफ केस 1 एंड केस 2। चलो इल्यूस्ट्रेशन 21 समझो। मिस्टर अजनबी has a house property in Cochin. The house property has two equal dimension residential unit. Unit 1 is self-occupied throughout the year and Unit 2 is let out for 9 months for 10,000 and for remaining 3 months it was self-occupied. देखो बिजनेस का 2 यूनिट, फर्स्ट यूनिट यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड, यूनिट 2 अच्छा यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड, यूनिट 2 लेट आउट, तो एरिया वाइज हो गया। फिर उसके बाद यूनिट 2 9 मंथ के लिए लेट आउट, 3 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड, तो टाइम वाइज हो गया। हाँ टाइम वाइज तो इग्नोर होगा, टाइम वाइज सेल्फ ऑक्युपाइड का कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब ये ट्रीटमेंट होगा एरिया वाइज। यूनिट 1 पूरा फुल ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, यूनिट 2 फुल ईयर लेट आउट। कंपेयर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंट 1,60,000, स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख, म्युनिसिपल टैक्स एक्साइज 60% पेड बाय एसएसजी, इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर 20,000। तो कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, हाँ यूनिट 1 का दिया हुआ है, लेकिन यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, उसका जीएवी सॉरी एनएवी नील होगा, नेट एनुअल वैल्यू नील होगा। फिर भी हम बाइफर्केशन करके मतलब अलोकेट करके कैलकुलेशन किए। म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, यूनिट 1 के लिए 1 लाख, यूनिट 2 का 1 लाख क्योंकि इक्वल डायमेंशन। फेयर रेंट 80-80, स्टैंडर्ड रेंट 1,50,000 1,50,000। तो रीजनेबल रेट मतलब एक्सपेक्टेड रेंट, इसका 1 लाख, इसका तो नील होगा। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल यूनिट 2 का 9 मंथ का आएगा 90,000, तो ये भी यूनिट 2 का 1 लाख, यूनिट 1 का तो नील होगा। अब देखो यूनिट 1 सेल्फ ऑक्युपाइड, ये लेट आउट, सॉरी यूनिट 2 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड था, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो इग्नोर होगा। जीएबी नील, उसका 1 लाख। म्युनिसिपल टैक्स देखो, म्युनिसिपल टैक्स कितना 10%, 60% पेड बाय एसएससी। अब यूनिट 2 का म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख इंटू 10% इंटू 60%, तो 6,000 म्युनिसिपल टैक्स मिलेगा। यूनिट 2 का म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, उसका 10% म्युनिसिपल टैक्स, 1 लाख है 10%, 10,000, उसका 60% पेड बाय एसएसजी। तो एनएवी इसका तो नील 94, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा, इसके लिए 30%,
इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 40,000, तो यूनिट 1 के लिए 20, यूनिट 2 के लिए 20, तो 20 डिडक्शन मिलेगा, इसका -20, इसका 48, 45, 800, तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 25,800। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। याद है अनरियलाइज्ड रेंट का पहले माइनस होता था एक्चुअल रेंट से, अब अनरियलाइज्ड रिकवर हो रहा है। जिस ईयर में रिकवरी होगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा, उसका 30% फ्लैट माइनस हो जाएगा। The assessee has received arrears of rent received from a tenant or the unrealized rent realized subsequently from a tenant. The amount so received shall be taxable under the head income from house property in the year of receipt after deducting standard deduction of 30%. No other deduction shall be allowed from such income except standard deduction 30%. मान लो कि अनरियलाइज्ड रेंट 1 लाख रिसीव हुआ, अब 30% डिडक्शन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 70% स्ट्रेट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। देखो जिस ईयर में अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हो रहा है उस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा, चाहे ओनर के पास वो बिल्डिंग है या नहीं है। मतलब ओनर, ये नोट से रीड करो, सच रिसीव्ड शैल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑल्दो द असेसी इज नॉट ओनर ऑफ द सच प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। मान लो कि अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव रिकवरी होने से पहले ओनर बेच दिया हाउस को, फिर भी अनरियलाइज्ड रेंट जिस ईयर में रिकवरी होगा वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा। सारे प्रोविजन खत्म हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इलस्ट्रेशन 22, 23, फिर बीच में 2-3 इलस्ट्रेशन बाकी था, उसको खुद ट्राई करो। अगर नहीं होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं और एक क्लास दे दूंगा, नहीं तो